सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग जे एंड के। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से एक और नई सुबह और प्रोग्राम का एक नया शुमारा लेकर प्रोग्राम के मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं अजहर हाजनी हूं, मेरे हमरा हैं आज के शुमारे में इरम। कैसी हैं इरम? बिल्कुल सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। और मौसम के हवाले से हम सब जानते हैं कि अपडेट्स तो खैर आप तक पहुंचाते हैं हम, लेकिन मौसम के तगय्युर और तबद्दुल के ताल्लुक से बेशतर लोग आगाह हैं। और एक अच्छी बात यह हुई है आजकल के इस टेक्नोलॉजी के दौर में कि वो लोग जिन्हें पहले इस किस्म की इंफॉर्मेशन के हवाले से न तो कोई दिलचस्पी होती थी और नहीं खबर होती थी, वो लोग भी अब इंटरेस्ट दे रहे हैं इन चीज़ों में। मैं अपनी ज़ाती बात आपको बता दूं, मैं नया घर तामीर कर रहा हूँ। अच्छा, और जी और कल जो है जब हम तीसरी मंजिल पर थे तो जो मेरा तरखान है इसमें उनछान तास में दस वह करियो जल्दी जल्दी ये पता खबर रूद में पे या शीन में पे दपन नज आज थोड़ा मौसम खराब बाकिन दोन दोहन पे ठीक ना सह क्या पता दपन नज गोड काम पे नेरने ब्रो गोड सुबह वुछा मौसम के हवाले अपडेट्स क्या रूद में पे शीन में पे तिल गरे बेहवान। तो टेक्नोलॉजी का देखिएगा कि कितनी तब्दीली आ रही है। और वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल ना पढ़े लिखे हैं, जिन्हें हम अनपढ़ कहते हैं, उन लोगों में भी अब ये शऊर पैदा हो गया है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो बेहतर तरीके से अपना काम निभा पाएं और साथ साथ अपनी ज़िंदगी में सहूलियात लाने के लिए, बेहतरी लाने के लिए वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने और ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, ऐसी शय है जो पिछले 10-12 सालों में अगर देखें तो एक ड्रास्टिक चेंज आ गया है टेक्नोलॉजी के हवाले से। और साथ ही हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि इस टेक्नोलॉजी को अगर हम अच्छे तरीके से यूज़ करें तो कितना बेनिफिशियल हो सकता है हमारी लाइफ में। वहीं साथ ही ये भी ख्याल रखना है कि टेक्नोलॉजी के बुरे असरात भी हो सकते हैं, जैसे कि एक एज ग्रुप है, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसे हमें टेक्नोलॉजी फराहम करनी चाहिए, जो कि छोटे बच्चे हैं, उन्हें फिलहाल थोड़ा सा दूर रखें इस टेक्नोलॉजी से। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के जहां पॉजिटिव बेनिफिट्स है वहीं नेगेटिव असरात भी है अनडाउटेडली। और टेक्नोलॉजी के इस दौर में, इंटरनेट के इस दौर में हम जानते हैं कि कई ऐसे शौक, कई ऐसे मशगले, कई ऐसी हॉबीज़ जो हमसे छूट गई। लेकिन अब इंटरनेट की वजह से ही कई ऐसे मशगले हैं जिन्हें हमने पसे पुश्त छोड़ दिया था, उनके साथ हम दोबारा जुड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जानिब से आज SKICC में एक ख़ास किस्म का प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट J&K सर्कल की जानिब से आज SKICC में एक इनॉग्रल सेरेमनी हो रही है, एक ऐसे प्रोग्राम के हवाले से जिस प्रोग्राम के ताल्लुक से जब आप सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। टिकट्स इकट्ठा करना, जो डाक टिकट्स है उन्हें इकट्ठा करना, ये एक ज़माने में एक ख़ास किस्म का शौक़ होता था। लेकिन जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि जो हमने इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू किया और जो हम इसके साथ जुड़ गए, बाकी शौक़ सारे हमने पसे पुश्त छोड़ दिए। लेकिन फ्लैटली का एहतमाम किया जा रहा है SKICC श्रीनगर में, जहां पर 50,000 के करीब टिकट्स का एग्जीबिशन होगा, उनकी नुमाइश होगी। और इसके साथ साथ कुछ खास टिकट्स की आज रस्म रोनुमाई भी हो रही है कश्मीर के हवाले से, श्रीनगर के हवाले से। जिन टिकट्स की रस्म रोनुमाई होगी उस बारे में खैर कल के अखबारात में ज़रूर खबरें शाया होंगी, जो खबरें हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन अच्छी बात यह है कि नौजवानों को, स्टूडेंट्स को जोड़ा जा रहा है इस शौक़ के साथ, और वहाँ पर कई स्कूलों के तलबा को बुलाया जा रहा है। और ये जो एग्जीबिशन है इसके साथ साथ वहाँ पर दूसरी किस्म के तमद्दुनी प्रोग्राम भी मुनक़िद होंगे, क्विज़ भी होगा, पेंटिंग कंपटीशंस भी होंगे। तो कुल मिला के एक अच्छी कोशिश डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जानिब से कि नौजवानों को, बच्चों को उस शौक़ के साथ जोड़ा जाए जिस शौक़ के साथ हमारे दादा, परदादा या वालिदैन जुड़े हुए थे। और आपको पता है इरम, जब हम अपने शो में किसी गेस्ट को मदऊ करते हैं, मैं अपनी बात कहूँ, आज से 5-8 साल पहले जब मैं इंट्रोडक्शन में ही अपने गेस्ट से बात करता था तो मैं उनसे ये ज़रूर पूछता था कि आपके मशगले क्या है। लेकिन अब मामला ये कुछ हो गया है कि अब हर एक का मशगला यही रह गया है, मोबाइल फ़ोन का ही इस्तेमाल करना, क्योंकि ये आपको इस तरह जोड़े रखता है अपने आप के साथ कि कुछ और करने के लिए आपके पास वक्त ही नहीं बचता। हालांकि वक्त काफी है हमारे पास, लेकिन क्योंकि ये मोबाइल फोन जो है हमसे हमारा वक्त ड्रेन कर लेता है और हमें पता भी नहीं चलता है। फोन हाथ में लेते ही कैसे 1-2 घंटे इसके साथ स्क्रॉल करते करते चले जाते हैं, पता नहीं चलता है। खैर नाजरीन, हमें तो कॉन्शियस रहना है, हमें इस टेक्नोलॉजी या जो भी नई नई इजादात है उनका अपनी जिंदगी में जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन साथ ही ये भी ख्याल रखें कि जिंदगी के बाकी जो हमारे बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड्स आवर फैमिली, फ्रेंड्स, वो भी हम
साथ साथ उसको भी अंजाम देते रहे। खैर, इसी पॉजिटिविटी के साथ हम इस प्रोग्राम की शुरुआत तो करते ही है, हर दिन की तरह आज भी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आप तक पहुंचाते हैं ज़रूरी इंफॉर्मेशन मौसम और ट्रैफिक के हवाले से। तो महकमा मौसमियात की तरफ से मिली इत्तला के मुताबिक आज श्रीनगर में मतला जुज़वी तौर पर आलूद रहने के इम्कान है। दर्ज हरारत की बात करें तो श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 12 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात हैं। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 13 डिग्री सेल्सियस, वहीं कम से कम 12 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। बात करें शहराओं के हवाले से तो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से मिली इत्तला के मुताबिक आज श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पे गाड़ियों को दोनों ही अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है। वहीं SSG रोड और मुगल रोड पे भी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है। लेकिन नाज़रीन, कट ऑफ टाइमिंग्स जानने के लिए और अपडेटेड इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम आपसे आज फिर से एक बार गुजारिश करेंगे कि आप सफ़र पे जाने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से एक बार राबता ज़रूर कायम कीजिएगा, जिनके नंबरात आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। ऑलराइट, और इन अपडेट्स के साथ साथ प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैं आपको दिन के हवाले से ये ज़रूर बताता हूँ कि कौन सा दिन है और हिजरी कैलेंडर के मुताबिक कौन सी तारीख है। लेकिन इंटरनेट और इंफॉर्मेशन के हवाले से आजकल के जदीद दौर के तकाज़ों पर बात करते करते मैं ये भूल ही गया। खैर, आज नाज़रीन आप जानते हैं कि मंगलवार है, नवंबर के महीने की 28 तारीख और 1445 हिजरी के जमादुल अव्वल की आज 13 तारीख है। हस्ब दस्तूर हस्ब मामूल करो इस प्रोग्राम दसलाब आज तशर मौसीकी से अख जान कथ इरम कि यम जन सन नौजवान नवनिहाल तिम तशर मौसीकी वनकस लोल बरान। सन वारिया नौजवान गुलकार यम आज ब्रोह 5 वरी या आज ब्रोह 10 वरी कोशिश करा, बल्कि तिहंज फर्स्ट प्रेफरेंस आसान तिम गवन कह बॉलीवुड ट्रैक, हॉलीवुड ट्रैक, हिप हॉप, ये तिमन कुन जाए वन फरमाइश कर कह बोजन तो बड़ा असल आवाज़। मगर आज खुशी हज कत ये कंस नौजवान गुलकारस यूं तोलुक सत या जमिस सन कशर बट बरादरी से तोलुक थावन वाल यंगस्टर्स कशर पे गेवान बड़ शौक सान गेवान। तो ये आज वन कंस यंगस्टर्स जान आवाज़ गेव पन्ने आवाज़ मज कि तम सज फर्स्ट प्रेफरेंस कशुर। तो मे बासा यह पन्निस पानस मज अचीवमेंट, तिकाज बहुत बार बार वनान कशर मौसीकी हुंद वारिया द्युत कशर जबान। तो कशर यम जन गुलकार तिहंद मरहुन मिन्नत जे तिम पन्ने माजि जेव मज गेवान, पन्ने माजि जेव लोल बरान, तो अम सत सानि माजि जेव वथ वाशर मिलान। तो अस करो आज प्रोग्रामस मज शामिल अख तुथ बात युस बात हना मुख्तलिफ ये अनुमान महमीद सईद जी तुम बूजमित अम ब्रोह तह लटि, मगर तम ज्यादा पहनस गेवान इरफान तो बिलाल सबस सत। आज युस ये ड्यूट यह एजाज राह सबन तो महमीद जी हुंद यह बड़ खास पेशकश तुहंद बापत सानि बापत। वलियो करो प्रोग्राम आगाज तसलाब ये अनुमान।
सठा नाज़रीन कराम, उम्मीद करते हैं कि चाय की चुस्कियाँ पीते पीते आपने भी इस नगमे को उतना ही एंजॉय किया होगा जितना हमने यहाँ स्टूडियो में किया। नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात हर दिन की तरह आज भी एक स्पेशल गेस्ट से ज़रूर कराएंगे और उस गेस्ट के बारे में आपको इतना बता दें कि उन्हें आपने दूरदर्शन में इससे पहले भी कई बार देखा है। आपकी मुलाकात उनसे ज़रूर कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से, और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी जनाब, हम सब का चाहिए था ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेंट के, जो हर दिन हर सुबह आप तक पहुंचता है सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, और टीवी के साथ साथ, टेलीविज़न के साथ साथ आप यूट्यूब पर भी इस प्रोग्राम को और हमारे ट्रांसमिशन को देख पाते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन अपने मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब को खोलें। इस ऐप पर आप डीडी कशर सर्च करें। डीडी कशर हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा ट्रांसमिशन 24/7 देखते रहें। और गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम जो है इसको हम बाद में जो इसके रिकॉर्डेड एपिसोड्स है वो आपके लिए मुहैया रखते हैं, तो जब भी आपके पास टाइम हो, जब भी आपको मुमकिन हो, आप प्रोग्राम देख सकते हैं। हर दिन की तरह आज भी एक मेहमान शख्सियत से हम होंगे मुलाकी, और इनकी ज़िंदगी के तजुर्बात से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जिस तरह नफीसा की बहन इरम ने हमारे साथ ये मामला हो जाता है एंकर्स के साथ कि हमें इरम बोलना होता है तो नफीसा बोल देते हैं। तो अब ये दो बहनें हैं, अब एक ही बात है, एक का नाम लें दूसरी हाजिर हो, तो खैर एनीवे आज की जो हमारी मेहमान हैं इनके हवाले से इरम कह रही थी कि आपने इन्हें पहले भी देखा है। बिल्कुल सही है, इस प्रोग्राम के साथ भी ये इनका एक ताल्लुक़ रहा है, और इसके साथ साथ बज़्म ख़वातीन और दूसरे प्रोग्राम जिनके साथ ये जुड़ी रही हैं इनफैक्ट पास में, लेकिन अब ये और एक बहुत अहम काम कर रही हैं। ये श्रीनगर के ज़नाना कॉलेज, वुमेंस कॉलेज के साथ मुंसलिक हैं और मौसीकी के शोबे में बच्चों की तरबियत कर रही हैं। आप हैं डॉक्टर अफरोज़ा जान, असिस्टेंट प्रोफेसर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। आपको बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत खैर मकदम अपने ही घर में मुझे सच में यहाँ आते आते बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपसे मुलाकात हुई। हमने भी आपको देखा है कई दफ़ा टेलीविज़न पे, लेकिन आज मुलाकात हो रही है रूबरू, तो हमारे लिए एक अच्छा तजुर्बा होगा कि आपकी ज़िंदगी नशीब फराज और उसके बाद जो आपके मुख्तलिफ मराहिल रहे हैं करियर के, उस हवाले से बात करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तारुफ में बता दीजिएगा हमारे नाजरीन को कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपकी तालीम तरबियत कहाँ हुई, और उसके बाद मौसीकी के साथ जो आपका ये झुकाव था, ये कुदरती तौर था या इसके लिए कोई वजह बनी? इसकी वजह भी दूरदर्शन ही है कहीं ना कहीं। मैं हूँ तो करण नगर से जी, और
मुझे याद है कि मैं बचपन में बच्चों के प्रोग्राम में आया करती थी, अपनी 6-7 साल की उम्र से। उसके बाद धीरे धीरे इतना रुझान हो गया, इतनी दिलचस्पी बढ़ी कि को एंकर से स्टार्ट किया बच्चों का प्रोग्राम, बामन शगुफे किया, रेडियो से होनहार करती थी को एंकर बाजी के साथ। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई भी अपनी साथ साथ रही है, तो एंकरिंग साथ में चली, पढ़ाई साथ में चली। मुझे याद है कि एक दिन 11th क्लास में जो थी, मैं राजबाग से गुजर रही थी, मेरी सिस्टर और मैं, तो वहाँ पे म्यूजिक इन फाइन आर्ट हुआ करता था। जी जी जी। सरगमों की आवाज आई, एक मेलोडियस वॉइस, मेरे कदम रुक गए, मैं रुक गई। मैंने कहा ये क्या है। अदरवाइज दूरदर्शन में हम लोग जैसे एंकरिंग के साथ साथ ग्रुप सॉन्ग्स हुआ करते थे बच्चों के प्रोग्राम में, तो मैं उनमें भी पार्टिसिपेट करती थी। तो उनमें मेरी रहबरी जो करी है मिस्टर इम्तियाज मलिक साहब ने, बहुत सिखाया उन्होंने। तो मेरे कदम जब म्यूजिक इन फाइन आर्ट के पास रुक गए, तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर, में से 3 साल छोटी थी, मैंने उनको बोला कि हम अंदर जाएंगे। बोल्ड काफी थे जस्ट बिकॉज ऑफ दूरदर्शन। ये चीज है कि वो एक बोल्डनेस थी, एक्सपोजर में। मैं अंदर गई, टीचर हजरात से बात की, मैंने कहा मुझे भी ज्वाइन करना है। तो मुझे देखने लगे, क्योंकि वो छोटी सी थी, देखने लगे कि यहाँ पे फिर भी एडमिशन होता है 12th के बाद। अभी आप, मैंने बोला मैंने अभी 11th ज्वाइन किया है, तो उन्होंने बोला अभी तो नहीं हो सकते। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत कहने लगी, क्यों पता नहीं होता, नहीं ऐसा कोई प्रोसेस है कि मतलब अभी से ज्वाइन करो। ने बोला नहीं, आप 1 साल रुके, अपना 12th आराम से करें, उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन करें। तो फिर वाकई में मैं रुकी। मैंने अपना 12th क्लियर किया और दोबारा म्यूजिक इन फाइन आर्ट गई, वहां का रुक किया। तो वहां पे जो भी प्रोसेस थे, एंट्रेंस वगैरह एग्जाम, वो क्वालिफाई किया, उसके बाद वहां पे एडमिशन ले लिया। तो इस तरीके से मेरा सफर वहां से स्टार्ट हो गया म्यूजिक से। आपने जो ये बात कही, इससे मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि मेरा स्कूल बिल्कुल उस म्यूजिक एंड फाइन आर्ट के नेक्स्ट डोर था हमारा स्कूल। तो हम भी अक्सर सुना करते थे उनके वो मेलोडियस म्यूजिक। तो मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूंगी कि 12th के बाद आपने डायरेक्टली म्यूजिक चुना। ये एक आउट ऑफ द बॉक्स प्रोफेशन है जिसको कहा जाएगा। आपके घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा, और उन्होंने आपको किस तरह से इसकी ओर मतलब जाने के लिए इजाजत दी, या फिर क्या रहा, कैसा था तब? या अल्लाह, ये ना पूछे कि मुझे कितना उसके लिए करना पड़ा अपने फादर साहब से। एक्चुअली वो चाहते थे, उन्हें मतलब अपने बच्चे में हर एक को कुछ न कुछ एक एलिमेंट पहले से पता चल जाता है कि मुझे अपने बच्चे को किस फील्ड में लेके जाना है, इसमें क्या चीज है, और ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा बेहतर से बेहतर करे। हाँ, एक तो बेहतर से बेहतर करे, दूसरा अपने बच्चे में वो चीज एक बचपन से पता चल जाती है कि ये क्या बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे फादर को मालूम था कि मतलब ये था कि मैं लॉ में चली जाऊं। उन्हें ये लगता था कि मैं बहुत अच्छे मतलब तरीके से उस पेशे को निभा सकती हूँ। और चूंकि मेरा शौक था, मतलब मेरा दिल तंग होता था जब मैं फादर के साथ बात करती थी। मैं उनको बोलती थी मैं आपका भी दिल तंग नहीं करना चाहती हूँ, बट आप मेरा भी ना करें, मेरा काफी शौक है कि मैं इस फील्ड में जाऊं। तो बहुत उन्होंने समझाया मुझे। मैंने कहा मैं आपको इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह का करम रहा तो मैं दिखाऊंगी, मैं इसमें भी आगे जा सकती हूँ। इसमें भी मतलब ऐसी चीजें हैं, आगे जा सकते हैं, अच्छा मतलब नाम कमा सकते हैं इसमें भी। तो उन्होंने फिर सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने वहाँ म्यूजिक इन फाइन आर्ट से अपने 6 साल का, होता था 5 साल था, लेकिन 6 साल लगे डिग्री कंप्लीट करने में। 6 साल करने के बाद मेरे फादर ने बोला अब क्या करोगे, क्योंकि पीजी यहाँ पे था नहीं। अच्छा, तो अब क्या करोगे? मैंने बोला हाँ, अब तो ये सोचना कि अब क्या करूं। अदरवाइज उसके साथ साथ मुझे याद है मेरे मैथ्स बहुत अच्छे हुआ करते थे। मेरे मैथ्स में फुल मार्क्स आते थे, जो कि कम लोगों के ही अच्छे होते हैं, खासकर लड़कियों में ये कम थे। मैं आपको बताऊंगी, जब मेरे फादर मतलब वही महीने का जब सौदा हम लेके जाते थे, ग्रोसरी लेने जाते थे, मेरे फादर में छोटी थी, साथ लेके जाते थे। फिर जब लास्ट में हिसाब करना होता था ना, तो वो जो शॉपकीपर था वो कलम कॉपी लेके हिसाब करता था। मैंने नेवर एवर कभी ऐसा किया है। मैंने हमेशा हिसाब में जितने मैं वो देता जा रहा था, मैं अंदर से हिसाब करती थी। मैंने एक बार एक शॉपकीपर की गलती निकाली है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे उसके लिए 100 रुपए इनाम भी दिया। अच्छा। तो मेरे फादर को वो भी चीज था, मैथ्स आपका अच्छा था, आप जाएंगे इस फील्ड में भी अगर आप जा सकते हैं। खैर, ये मेरे कहने का मतलब था कि फादर साहब ने फिर मेरी चीज ये समझा, मुझे परमिशन मिली बाहर जाने की। तो उस टाइम हमारा बैच
पहला बैच था जो श्रीनगर से बाहर जाता म्यूजिक के लिए। तो ये कहाँ आपने पीजी किया? चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से। लेकिन उससे पहले भी हमारे एक दो कलीग्स गए थे बाहर, बट उन्होंने डिस्टेंस मोड से किया था। बट रेगुलर मोड जो था वो हमारा पहला ग्रुप था। हमने उसके लिए क्या किया, 2-4 जो हमारी क्लासमेट्स थी उनको जमा किया। हमने बोला हम इकट्ठे जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम था अलग अलग अगर हम जाएंगे हमें घर वाले नहीं करेंगे। वो ग्रुप में हम गए तो हम लोगों के पेरेंट्स भी थोड़ा सेटिस्फाई रहे उस चीज से। फिर हमने अलग अलग जगहों पे वहाँ पे एंट्रेंस देना पड़ा, जैसे दिल्ली में दिया या चंडीगढ़ में दिया या कुरुक्षेत्र में दिया। उसके बाद अलग अलग टाइम पे हर जगह का एंट्रेंस था। फिर जहां जिसकी सिलेक्शन हो गई फिर तो हम अलग अलग हो गए, बट यहाँ से एक ग्रुप के साथ जो निकल गए तो उस वजह से हमारे घर वालों को इत्मीनान था। जाहिर सी बात है, एतमाद हासिल करने के लिए आपने वालिदैन का आपने एक अच्छा कदम उठाया उस वक्त, और मौसीकी के इस शोबे में, इस मखसूस फील्ड में आपने आगे जाकर फिर डॉक्टरेट भी किया। जी। क्या रहा आपका मौजू, किस टॉपिक पर आपका डॉक्टरेट था? हमने किया तो वैसे कश्मीरी फोक म्यूजिक पे ही, मैंने कश्मीरी फोक म्यूजिक पे किया। तो हम लोगों का जैसे पढ़ाई इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से होता था, बट पीएचडी में आप कोई भी अपना टॉपिक चुन सकते हैं रिलेटेड म्यूजिक। तो मेरा यहाँ से जैसे बी म्यूज रहा म्यूजिक इन फाइन आर्ट्स से। उसके बाद मैंने एमए अपना किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, एमफिल पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। फिर मैंने पीएचडी जो है मेरा वो हुआ है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो फील्ड मेरा यही रहा कश्मीरी फोक म्यूजिक। उसके लिए मुझे फील्ड्स में जाना पड़ा, मतलब बड़े बड़े जो विद्वान हैं कश्मीरी फोक म्यूजिक के उस्ताद हैं उनसे बात की, उनसे राबिता हुआ, उनके बारे में जानने की कोशिश की, म्यूजिक के बारे में जानने की कोशिश की, और वो मेरा एक। अच्छा डॉक्टर साहिबा, चूंकि कश्मीरी फोक मौसीकी पर आपका पीएचडी है, आप एक मशहूर मारूफ कॉलेज में ख़वातीन को पढ़ाती भी हैं, मौसीकी की तरबियत देती हैं। ये बताइएगा हमें कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, वो कितनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं कश्मीरी फोक म्यूज़िक में? देखिए, जहाँ तक मैं अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ, मतलब हमारे आए दिन कल्चर्स प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे दिलचस्पी तो दिखाते हैं, पर चूंकि जैसे आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की टेक्नोलॉजी, हम लोगों का टेस्ट भी देखना पड़ता है। अच्छा, किनको क्या चीज अच्छी लगे, तो उसमें साथ साथ चेंजेस भी होती आई है। सही है, चेंजेस होना अपनी जगह सही बात, वो गलत जदीद जमाने के तकाज़ों के मुताबिक तैयार करना चाहिए उनको। हमने अपनी ओरिजिनलिटी को खत्म नहीं करना है, क्योंकि फिर वो चीज रहेगी नहीं ना, वो चीज वो नहीं रहेगी, वो फिर मिक्स होके कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है जहाँ चेंजेस हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम लोगों का टेस्ट देखते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हमने अपनी ओरिजिनलिटी को भी बरकरार रखना है। मैंने आए दिन ऐसे सिंगर्स भी देखे हुए हैं, जैसे अभी महमद सईद गा रही थी, अभी तो इसमें मिक्स था, लेकिन अदरवाइज वो फोक भी गाती है, वो कश्मीरी फोक को भी मतलब जारी रख चुकी हैं। और मैंने उनके कई प्रोग्राम ऐसे देखे जो फोक से रिलेटेड है। तो मुझे जहाँ तक थोड़ा सा ये चीज यहाँ पे लगता है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जहाँ पे इनको सेमी क्लासिकल सिखाते हैं, तो मुझे क्लासिकल की भी तालीम लेते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कमी लगती है एक चीज की। मुझे लगता है फोक से रिलेटेड भी एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ पर्टिकुलर फोक सिखाया जाए। हालांकि आप तो खैर दूरदर्शन के साथ मुंसलिक रही हैं खुद भी, ये बात दोहराने लायक है कि दूरदर्शन एक बहुत ही अहम काम अंजाम दे रहा है। वैसे ही ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की जब हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी की जब हम बात करते हैं कि हमारी जो फोक रिवायात है उनको बरकरार रखने के लिए, खासकर कश्मीरी फोक मौसीकी को बरकरार रखने के लिए, नौजवानों तक पहुँचाने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। न सिर्फ ये कि पुराने नगमे हमारे पास रिकॉर्डेड है जो हमारे लीजेंडरी फोक आर्टिस्ट्स हैं उनकी आवाज़ों में, बल्कि आज के दौर में भी जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो फोक गाना पसंद करते हैं, उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं, अपनी लाइब्रेरी में वो प्रिजर्व करके रखते हैं और इस प्रोग्राम के माध्यम से, दूसरे प्रोग्राम के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। जी हाँ, इसी सिलसिले में आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अजहर ने भी पूछा कि किस तरह से रुझान है बच्चों का, इसी सिलसिले में ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि जब आपको हायर स्टडीज़ करनी थी तो यहाँ पे वो अवेलेबिलिटी नहीं थी उस चीज़ की। आज कैसा सिनारियो है टू pursue higher studies, especially in the field of music, PhD and PG, कैसा सिनारियो है कश्मीर में?
صحیح بات ہے، ہمارے ٹائم پہ پی جی نہیں ہوا کرتا تھا اور ابھی بھی نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے، اس بات پہ ہماری کوشش جاری ہے۔ مجھے ابھی یاد ہے کہ ابے سوپری صاحب نے یا باقی ہمارے جو کلیگ ہے شبیر صاحب یا باقی جو ہمارے کلیگ ہے وہ اپنی طرف سے 100% کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کے بچے جو ہے وہ پی جی کے لیے باہر نہ جائے، دیکھیے ہماری اپنی وادی کشمیر میں ہی میوزک پی جی سٹارٹ ہو جائے اور وہ اپنی اسٹڈیز ہماری اپنی کشمیر میں کریں۔ تو کوشش جاری ہے، بالکل جاری ہے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں نا کوششیں جاری ہو تو کامیابی۔ جی ہاں بالکل، کوشش جاری ہونی چاہیے، اسی کے بعد کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور فی الحال جو ہماری کوشش ہے آپ سے بات چیت کرنے کی، ہماری کوشش ہے کہ آپ اس کیریئر کے بارے میں، آپ کی اس موسیقی کے سفر کے بارے میں بات کرنے کی کوشش جاری رہے گی برابر 9 بجے تک، لیکن فی الحال ناظرین ہمیں رکنا ہوگا ایک وقفے کے لیے، اور وقفے کے اس پار ہم اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی ہماری آج کی مہمان سے۔ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ جینڈ کے۔ وردان آئی وی ایف سینٹر مگرمل باغ سری نگر میں اس سال کا آخری اسپیشل رعایتی آئی وی ایف کیمپ 24 نومبر سے 30 نومبر تک منعقد کیا جائے گا۔ یاد رہے، وردان آئی وی ایف سینٹر مگرمل باغ سری نگر پچھلے 3 سالوں سے وادی میں ہزاروں بے اولاد لوگوں کے گھروں میں خوشیوں کا چراغ روشن کر رہے ہیں، جس کی سربراہی وردان آئی وی ایف سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کر رہے ہیں۔ ان کی قابلیت، تجربہ اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی محنت کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کے گھر خوشیوں سے جگمگائے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں وردان آئی وی ایف سینٹر مگرمل باغ سری نگر۔ فار اپوائنٹمنٹ کال 6005944300۔ کشمیر، ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے اس کے ہر گوشے میں، اس کے ہر پہلو میں۔ کبھی یہ جھلکتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، تو کبھی مہمان نوازی کے ذائقے میں۔ یہی پہچان ہے یہاں کے کاریگروں کے جادو میں، موسیقی کی کشش میں، محبت کی گرماہٹ لیے کہنے کے رنگ میں، اور یہی پہچان ہے یہاں کے ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے، کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے خیر مقدم آپ سبھی کا گڈ مارننگ جے این کے میں۔ ناظرین، آج بہت ہی دلچسپ گفتگو جاری ہے ہماری آج کی گیسٹ ڈاکٹر افروزہ جان صاحبہ سے، جن سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے وقت ہوتا ہے آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچانے کا۔ میرے پاس انگریزی روزنامہ ہے جس سے ہم ایک سرخی لیں گے۔ سری نگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سانس فارن فلائٹس، اسی روزنامے سے ایک اور سرخی لیتے ہیں۔ 500 میگا واٹس آف مور الیکٹریسٹی ول برنگ نارملسی، پی ڈی ڈی، گورنمنٹ ٹو سائن پاور پرچیز اگریمنٹ ان اے ڈے اور 2، پرنسپل سیکرٹری۔ جی، مقامی اردو روزنامہ میرے پاس، اور اس اخبار کے پہلے صفحے پر کئی اہم خبریں شائع ہوئی ہیں، انہیں میں سے 2 کا انتخاب کرتے ہوئے ان کی سرخیاں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کے لیے اراضی کی منتقلی کی منظوری، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں انتظامی کونسل کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ بارشوں اور برف باری کی پیش گوئی کے بیچ شبانہ درجہ حرارت میں بہتری، گلمرگ کو چھوڑ کر وادی کے کسی بھی علاقے میں رات کا درجہ حرارت منفی درج نہیں کیا گیا۔ جموں میں بھی شدید ٹھنڈ جاری، صبح کے اوقات گہری دھند سے معمول کی زندگی میں خلل۔ مقامی انگریزی روزنامہ ہے میرے پاس، جس کی خبر سنیے گا۔ لیتھیم ڈسکوری ان ریاسی ڈسٹرکٹ میں بھی انڈیاز نیکسٹ بگ سٹوری، ڈاکٹر جتیندر۔ ویلیو آف لیتھیم ڈپازٹس ان ریاسی میں بھی ہائر دین چائنا۔ جی، کشمیر کی خوبصورت وادی گریز کے حوالے سے خوش آئند خبر کی سرخی، بانڈی پورہ کی وادی گریز کو پہلی بار گرڈ سے منسلک بجلی مل گئی۔ پی ڈی ڈی اور ضلعی انتظامیہ کی غیر معمولی مشترکہ کوششوں کی بدولت تاریخی سنگ میل حاصل۔ بہت ہی ہسٹورک خبر ہے یہ۔ جی انڈیا پروجیکٹڈ ٹو سی ڈومیسٹک ایئر پیسنجر ٹریفک آف 155 ملین ان FY24 رپورٹ۔ اسی اخبار سے ایک اور سرخی لیں گے۔ امپریٹو ٹو ایمپلیفائی جسٹس نیڈز آف انڈر ریپرزینٹڈ CJI۔ جی، گرو نانک دیو جی کا یوم پیدائش جوش خروش سے منایا گیا۔ سری نگر کے چھٹی پادشاہی میں بڑا اجتماع، شبد کیرتن میں شرکت۔
آخری روزنامہ میرے پاس جس سے وی دا پیپل کے عنوان سے خبر شائع ہوئی ہے کہ ود آن سیٹ آف ونٹر fire incidents assuming upward trend, so people should draw lesson and take advantages of initiatives launched by F&E services in Kashmir. جی ہاں ناظرین، بہت بہت احتیاط برتیے گا، اسپیشلی جو ہمارے جو موسم سرما میں جو ہم استعمال کرتے ہیں گرمی کے لیے چیزیں، ان کے ساتھ بہت احتیاط برتیے گا. رائٹ، اور آخری اخبار میرے پاس بچا ہے اور اس اخبار کے کھیل صفحے سے لی گئی 2 خبروں کی سرخیاں. IPL کی تیاریاں شروع، ہاردک پانڈیا نے ممبئی کی کمان سنبھالی. اور مقامی کھیل سرگرمیوں کے حوالے سے اس خبر کی سرخی، کشمیر یوتھ فٹ بال چیمپئن شپ اختتام پذیر. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں شعبہ موسیقی میں بچوں کو تربیت فراہم کرنے والی ڈاکٹر افروزہ جان سے. آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں انڈین کلاسیکل میوزک کی وومنس کالج سری نگر میں، اور آپ کے سفر کے بارے میں کئی اہم چیزیں آپ نے ہمارے سے ابھی تک شیئر کی، اور جو انٹرسٹ ہے نوجوانوں کا موسیقی کے حوالے سے اس پر بات کرنا بے حد ضروری ہے. حالانکہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے فوک موسیقی کے حوالے سے بات کی کہ یم زن سن کشر نوجوان کور لڑکہ تمن مز کۭژاہ دلچسپی زِ فوکس مز کرن تم پرفارم یا پن فوک کرن تم پیش یا ات مز کرن تربیت حاصل. مگر اگر اس اوور آل کت کرو موسیقی مز کوتاہ انٹرسٹ، اگر کُنہِ کالجس مز بچہ 100 ساسس مز کۭتیاہ بچہ تم پرسنٹیج کے حساب سے یمن موسیقی مز رجحان موسیقی مز یژھان تربیت حاصل کرن یا مزید پڑھائی حاصل کرن؟ مجھے لگتا ہے 80%، 85%. Really؟ جی اچھا. کیونکہ ہاں بچوں کو دیکھیے پہلے یہاں پہ پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا. جی اب دھیرے دھیرے یہاں پہ جیسے ٹیلنٹ ہنٹس میں نے بھی ایز پروڈیوسر اپنی کچھ پروڈکشنز کیے، جس میں میرے کچھ ٹیلنٹ ہنٹس تھے، جس میں ملزار پروڈکشنز وغیرہ تھا، جس میں بھی وہی بچوں سے ریلیٹڈ ہی سنگنگ کا تھا. یا یہاں پہ ملی سر ہوا کرتا تھا، یا یہاں پہ JNK وہ ایک اور ٹیلنٹ ہنٹ ہوا تھا سنگنگ سے ریلیٹڈ. ابھی ہو رہا ہے ہمارا، ابھی بھی ہو رہا ہے. ہاں وہ بھی میں نے ابھی بھی ہو رہا ہے. اٹ مینس کہ بچوں میں رجحان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. صحیح ہے. اور بچے اپنے ٹیلنٹ کو پہچان رہے ہیں. پہلے یہ ایسا ہوتا تھا آواز کسی کی اچھی تھی، سر کسی کا اچھا تھا، وہ گھر تک ہی محدود رہتا تھا، اس کو پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا. اب پلیٹ فارم بھی ملتا ہے آپ کو. اور اس کے بعد موبائل فون ایک بہت بڑا مؤثر پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ دنیا کے کسی بھی کونے تک پہنچ سکتے ہیں. اگر آپ میں واقعی دم ہے، آپ ٹیلنٹڈ ہیں، آپ سن کے سیکھ بھی سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کہیں بھی پہنچا سکتے ہیں تھرو موبائل فون. یہ چیز ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ، تو ٹیکنالوجی تو بچہ یوز کرتا ہے، گھر گھر یوز ہوتا ہے ٹیکنالوجی. وہ چیز ہے. واپس ہم اسی بات پہ پہنچے کہ ٹیکنالوجی اور اسپیشلی موبائل فون میں جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو آج ایک آرٹسٹ سوشل میڈیا پہ اپنا جو ہے ہنر دکھا کے وہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے دنیا. پہلے کسی آرٹسٹ سے بات کرنے کے لیے لوگ ترستے تھے. اب تھرو موبائل ان سے بھی آپ کانٹیکٹ کر پائیں گے، ان کی بھی تاثرات آپ جان سکتے ہیں. دوریاں ختم ہو رہی ہے، وہ ایک مین چیز ہے. بالکل. اور اگر ہم بات کریں آپ کی ذاتی طور پہ، آپ نے کہا تھا کہ جب آپ کو اپنے پیرنٹس کو منانا پڑا تو آپ کو انہیں بٹھا کے بتانا پڑا کہ اس میں بھی میں کچھ حاصل کر سکتی ہوں. تو بیسکلی ہمارے جو والدین ہوتے ہیں، ہمارے جو گارڈینز ہوتے ہیں، ان کا صرف یہی ہمارے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں. ان کا وہ بس چاہتے کہ ہم بھی ایک اسٹیبل لائف جیے آگے، ہم بھی ایک بہتر ہماری کریئر اپرچونیٹیز اچھی. تو اسی حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ میوزک میں اگر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے، اگر اس کو ایز اے پروفیشن، ایز اے سبجیکٹ لینا چاہتا ہے، تو کیا کریئر اپرچونیٹیز ہے جس کی اور وہ دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیے نمبر 1 وہ ٹیچنگ میں جا سکتا ہے اگر انہوں نے بہت اچھا کیا، اپنا ایگزام کوالیفائی، کمپیٹیٹیو ایگزام جو ہوتا ہے وہ کوالیفائی کر کے ٹیچنگ میں جا سکتا ہے. دوسرا ضروری نہیں ہوتا ہے سارے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ٹیچنگ میں، ایسا نہیں ہے. کوئی اپنا اسٹوڈیو کھول سکتا ہے، اس کے بعد میوزیکل وہاں پہ وہ پروگرامز کر سکتے ہیں. دوردرشن ایک پلیٹ فارم ہے جس کی وجہ سے میوزک کی آئے دن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ریڈیو کشمیر ہے، گاتے ہیں سنگرز گاتے ہیں. ڈفرینٹ فیلڈ ہے، پرائیویٹائزیشن اس میں بھی ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ آپ لوگ اپنے کلچر پروگرام کو جاری رکھ سکتے ہیں. سنگنگ کو ریلیٹڈ مجھے لگتا ہے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس میں ٹیلنٹ ہو اور وہ گھر بیٹھے. جی ایسا بالکل نہیں. جی اور کہتے ہیں نا دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنا. ہمارے جو آج پینل ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کچھ پرانی یادیں جو ہے تازہ کی. میرا تعلق بھی چونکہ دوردرشن کے ساتھ بہت پرانا ہے، بچوں کے پروگرام سے ہی میں نے بھی شروعات کی ہے. اوکے ماشاءاللہ. مجھے لگتا ہے آپ کے فادر صاحب کے ساتھ بھی میں یہاں پہ کام مجھے ان کے ساتھ. تو آپ نے بھی بچوں کے پروگرام سے آغاز کیا ہے. جب آپ ان پرانی یادوں کو ٹٹولتی ہیں تو کس قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے؟ یا اللہ، میں جب یہاں پہ آ رہی تھی آپ یقین نہیں کریں گے،
मुझे लगा मैं रोऊं कि हंसूं. बिलीव मी, अगर आप देखेंगे लिटरली मेरी आंखों में आंसू है. मेरी रहबरी जिन्होंने की है ना, मैं अभी तक उनको नहीं भूल सकती हूँ. बिलीव मी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, जन्नत नसीब करे. यहाँ की पैक्स एच परवीन, अगर मैं आज इस ओहदे पे हूँ या अगर आज मेरे में जरा भी एक बोल्डनेस है, जस्ट बिकॉज ऑफ हर. अल्लाह ताला गहरी रहमत करे हरीमा परवीन जी को. उन्होंने मुझे जन्नतुल फिरदौस डॉटर की तरह ट्रीट किया है, उन्होंने मुझे मदर की तरह ट्रीट किया, उन्होंने मुझे फ्रेंड की तरह ट्रीट किया, उन्होंने मुझे टीचर की तरह ट्रीट किया. मतलब आप जब यहाँ पे बैठे हैं, जब मैं कभी यहाँ पे बैठती थी ना, तलफ़ुज़ का मैदान देना पड़ता है. अगर मुझे कोई तलफ़ुज़, आप इमोशनल होगी, जाहिर सी बात है. ये कुछ लोगों के साथ ऐसा ताल्लुक होता है आपका कि उनके बारे में जब जिक्र छिड़ता है तो आप इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी ज़िंदगी में वाकई एक तब्दीली लाई होती है और आपकी ज़िंदगी पर उनका एक असर होता है बहुत ज़्यादा. वो मुझे बताती थी अफरोज़, मतलब ऐसा होता ना कि सारे होते तो आप बता रहे हो, तब रिकॉर्डेड हुआ करता था. वो मुझे बताती थी अफरोज इस वर्ड को ऐसे बोलो, यहाँ पे इस तरह की एक्सप्रेशन होंगी. वो कहते हैं ना उंगली पकड़ के सिखाना. बिलीव मी, उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के सिखाया है. मैं उनका अभी तक, मतलब मेरा उनके साथ एक रिश्ता अभी तक था जब तक वो इस दुनिया में हयात थी. अभी भी उनके बच्चों के साथ है, उनके घर के साथ है. मतलब मैं आपको कह रही हूँ, अगर मैं आज कुछ भी बोल पाती या कुछ कहीं पे भी हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ हर. माशाल्लाह माशाल्लाह. और उस्तादों का वाकई एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी इंसान को बनाने में, बेहतर उसकी जो फिर लाइफ में वो अचीवमेंट्स होती हैं. एक उस्ताद है जो माँ बाप के बाद वही होता है, एक शख्स जो खुश होता है अगर उसका शागिर्द उससे आगे निकल जाए. सही डायरेक्शन दिखाने में एक अहम रोल अदा करता है उस्ताद. अगर उस्ताद की डायरेक्शन सही नहीं जाए बच्चे के लिए, तो उनकी जिंदगी तबाह हो सकती है. एक सही उस्ताद का आपकी सही टाइम पे आपको मिलना बहुत जरूरी होता है जी. और अब चूंकि ये अपने आप में एक बड़ा अहम मौजू है कि जो असातिज़ा किराम है उनका एहतराम, उनका इकराम. एक शिकायत ये है कई लोगों की, कई असातिज़ा किराम की, कि वो उस एहतराम में, उस इकराम में काफ़ी फ़र्क आई है. क्या आप मानती हैं कि फ़र्क आई है? और अगर फ़र्क वाकई रोनमा हो रही है, उस फ़र्क के लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्या तलबा को ही आप इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराएंगे, या कहीं ना कहीं जो असातिज़ा है उन्होंने भी इसकी लाज नहीं रखी, या कहीं पर उनसे भी चूक हुई, गलती हुई? ऐसा जैसे मैं अभी टीचिंग फील्ड में हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता. हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी आके हमारे साथ बैठ जाते हैं, जिन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करके, जो अभी भी असिस्टेंट, नए अभी असिस्टेंट प्रोफेसर आए हैं. या मैं जब स्टूडेंट थी, मैं जब अपना पीजी करके आई थी, उसके बाद मैंने एमफिल के लिए एंट्रेंस दिया था. उसके रिजल्ट आने में टाइम था, तब तक मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल स्टार्ट किया था. मैं जिस कॉलेज से पढ़ी हूँ वहाँ पे मैंने 3 महीने कॉन्ट्रैक्चुअल किया है. जिन उस्तादों के सामने मैं बैठती थी, घबराती थी उनसे बात करते हो, उन्होंने अपने पास बिठाया, उन्होंने अपने साथ रखा, उन्होंने अपने साथ खिलाया पिलाया, और बड़ी हौसला अफजाई तो उन्हें खुशी होती थी कि हमारा स्टूडेंट है, इन्होंने कुछ अचीव किया. तो वो अचीवमेंट सिर्फ स्टूडेंट की नहीं होती, वो टीचर की अचीवमेंट होती है. और यकीनन आजकल भी ऐसा दौर है. हो सकता है कोई इक्का दुक्का जिनकी मेंटालिटी में कुछ और चीजें हो सकता है, ऐसा हो सकता है. मैं इस चीज के लिए डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट मुझे लगता है 99.9% ऐसा नहीं है. खुलूस, मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता कायम है. टीचर दिल से खुश होता है जब उसका बच्चा, उसका स्टूडेंट आगे जाता है, और अचीवमेंट हम लोग फील करते हैं कि वो अचीवमेंट हमारी है, न कि स्टूडेंट. बिल्कुल सही फरमाया आपने. इनफैक्ट मैं भी अभी एक स्टूडेंट ही हूँ, और मेरी यूनिवर्सिटी में मैं देखती हूँ कि मेरे जो टीचर्स हैं वो कितना खुश फील करते हैं जब हम कुछ अचीव तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत कुछ आगे करते हैं. तो इसी सिलसिले में आपसे ये जानना चाहेंगे, हमने आपसे ये सब तो पूछ लिया, लेकिन आप ये टीचिंग की ओर कैसे आई और आपका रुझान टीचिंग में कैसे चला गया, इस बारे में ज़रा थोड़ा सा हमें ज़रूर बताइएगा. वो कहते थे ना बचपन में हम लोग छड़ी उठा के मदर का बड़ा दुपट्टा लेके टीचिंग करते थे. बिल्कुल. तो वो एक चीज था क्या, मतलब मैं टीचिंग में जाऊं, ऐसा था कि अगर मैं म्यूजिक में गई तो मैं आगे टीचिंग ही प्रोफेशन चुनूं. मैंने जब अपना एमए किया तो उसके बाद मैं चाह रही थी कि जहाँ पे भी पोस्ट्स वैकेंट होंगे, जहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, कि मैं वहाँ पे फॉर्म अपना भर लूँ. तो 10+2 का स्टार्टिंग का निकला था, तो मैंने 10+2 का भरा था. तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र ज़ाते पाक का कि मैं 10+2 में सिलेक्ट होगी. तो कोठी बाग में एज अ लेक्चरर काम कर रही थी अपना 6 साल.
तो मुझे टीचिंग में मतलब एक अच्छा चीज लगता है, मतलब मेरा एक पढ़ाने का शायद तरीका हो सकता है, मैं समझती हूँ डिफरेंट है। मैं बच्चों के साथ, चूंकि जो मैंने एच परवीन से सीखा है, मैंने कहा ना कि वो जब आप किसी टीचर से कुछ सीखते हैं वो आपकी जिंदगी में अपने आप ही इनकलकेट हो जाता है। मुझे लगा, मुझे एक चीज लगता है, मुझे लगता है प्यार की जबान ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू मार की जबान। अगर कोई बच्चा नहीं समझता आप उसको डांटिए मत, क्योंकि उन्हें जितना आता है ना वो उससे भी गुजर जाता है। मुझे लगता है अगर उसी बच्चे को हम प्यार से हैंडल करें, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आगे जाता है। तो वो एक चीज मुझे लगता है, मेरी बच्चों के साथ दोस्ती भी है, जहां मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सीरियस रहना पड़ता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वो चीज नहीं चलेगी तो वहां पे वो चीज रूल करती हूँ। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि मैं भी खुश और बच्चे भी खुश। वंडरफुल। और ये बताइएगा हमें कि चूंकि ये एक ऐसा शोबा है जिसके बारे में लोगों को कम ही जानकारियां हैं, ये बताइएगा कि जब आप मौसीकी के शोबे की बात करती हैं, या इस पर आज हम बात करें 8 बजे से ही, इसमें आप क्लासरूम में किस तरह तरबियत देते हैं और किस चीज की तरबियत होती है? जी, जब मैंने भी शुरू किया, मैं वहां से स्टार्ट करूंगी, मुझे पता था ये सिर्फ गाना है। अच्छा। जब मैंने ज्वाइन किया मुझे लगा यार ये तो बड़े पापड़ बेलने पड़े, मैं क्यों आई यहाँ पे। ऐसे भी अभी बच्चे हमारे पास आता है जिन्हें लगता है कि हमारी वॉइस क्वालिटी अच्छी है, सुर अच्छा है, तो ये सिर्फ गाना गाना है। लेकिन जब उनको पढ़ना पड़ता है कि सुर आया कहाँ से, सुर है क्या बेसिकली, ठीक है, या बाकी चीजें अलंकार क्या है, या बाकी चीजें, सुर बना किस चीज से है, ठीक है। हमने कपड़ा पहना, ये भी तो धागों से बना हुआ ना। अब सुर हम गाते तो वो भी तो किसी से बना है, वो भी तो श्रुतियों से बना। उन्हें वो बेसिक एलिमेंट जब सीखने पड़ते, एक चीज जो सीखने पड़ते, तो उन्हें लगता है कि वाकई में, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे मुझे लगता है बहुत जो मौसीकी से मुंसलिक नहीं है, उन्हें पता है कि सिर्फ ये गाना है, ऐसा नहीं, इसमें पढ़ना है। जहां तक मुझे लगता है, मैं हर सब्जेक्ट की कदर तो करती हूँ। मुझे लगता है मुझे कहीं ना कहीं, जैसे मैं अपने कलीग्स को देखती हूँ, मुझे लगता है म्यूजिक बहुत ज्यादा मुश्किल है अगर समझ ना आए। समंदर, वैसे भी कहते हैं म्यूजिक समंदर है। और बिल्कुल सही कहा आपने, टेक्निकल चीजें इसमें सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप टेक्निकल चीजें नहीं सीखते, आप नहीं कर पाते। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई चीज समझ ना आए तो बहुत मुश्किल लगती है, और उसके लिए ही असातिज़ा का होना बहुत जरूरी है, एक अच्छे उस्ताद का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि लोगों को एक चीज है कि बस गाना है, लेकिन जब वो घुसते हैं इसमें, फिर उन्हें पता चलता है क्या, ये कोई उतना आसान मामला नहीं है, उतना आसान लोग। और वही हमारी कोशिश भी रहती है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम भी अवेयरनेस भी फैलाए लोगों में कि कौन सी चीज क्या है। आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त होता है एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक नाजरीन, डॉक्टर अफरोजा जान हमारे साथ हैं गवर्नमेंट ज़नाना कॉलेज श्रीनगर में, और इनके सफ़र के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये बताइएगा हमें कि दूरदर्शन के साथ आपका ताल्लुक़ रहा है, ये गहरा ताल्लुक़, और उसके बाद आप मौसीकी के शोबे के साथ जुड़ी, और लेकिन जब आप ख्वाब देखती हैं तो ख्वाब कहाँ के देखती हैं? ख्वाब कहाँ के देखती हूँ, मेरे को दूरदर्शन के साथ बहुत एक अटैचमेंट थी। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे अभी भी याद है जब मुझे एंकरिंग करनी होती थी, मैं अपने एक्सप्रेशन देखने के लिए आईने के पास जाती हूँ। अच्छा। लोगों को ये भी लगता है कि ये एंकरिंग करना बड़ा आसान है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मुझे पता है इसके लिए भी पढ़ना है, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। अपडेट रहना पड़ता है। वहाँ हम लोग, आपको बुक्स कंसल्ट करनी पड़ती है, लाइब्रेरी कंसल्ट, आपको हर तरीके से अपडेट। और आते आते आप एक बात कह रही थी, वो कही है ना, नाज़रीन को भी सुनाए, जो आप कह रही थी आज मॉर्निंग में। मैं आपको आते आते सच में मैं कह रही थी, आपको आते थे मैं आपको सल्यूट करूंगी कि आप इतने सवेरे सवेरे कैसे आते हैं। जब मैं अभी आ रही थी मुझे लगा वाकई में यार, मुझे तो सल्यूट करना चाहिए कि आप टाइम पे आते हैं, पंक्चुअल है यहाँ के लिए, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट है, तो वो चीज में मानना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपसे हम ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि हालांकि आजकल के दौर में हम देखते हैं कि बच्चों को अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है, वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है पूरी दुनिया देखे,
جی حالانکہ والدین کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک اٹیچمنٹ کا سلسلہ جاری رہے، خاص کر والدہ چاہتی ہے کہ بچہ آنکھوں کے سامنے، نظروں کے سامنے ہی رہے، بٹ ایون دین اس کے باوجود والدین چاہتی ہے کہ اس کو بیٹر ایکسپوجر ملے. یہ بتائیے گا کہ جب آپ کشمیر سے باہر گئی، ایک الگ دنیا جہاں پر آپ کو پڑھنے کا موقع ملا، تو اس سے آپ کی شخصیت میں کس قسم کا بدلاؤ آیا؟ دیکھیے میں اگر اپنے آپ کو دیکھتی ہوں، جب میں نے یہاں سٹارٹ کیا دوردرشن میں بہت شائع طرح کی ایک پرسنالٹی تھی، بالکل شائع، کسی سے بات نہیں کرنا، چھوٹی تھی لیکن شائع تھی. کوئی ہوتا ہے نا کہ بچپن سے ہی بولڈ ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی شائع رہتا ہے، اگر اس کو تب ایکسپوجر نہ دیا جائے. میں جب بچوں کے پروگرام سے میں نے سٹارٹ کیا تو دھیرے دھیرے وہ شائنس تھوڑی تختم ہوتی گئی. اس کے بعد اینکرنگ کری تو اور زیادہ ختم ہو گئی. اس کے بعد ڈفرینٹ پروگرامز کرے یا ڈفرینٹ استادوں نے بہت کچھ سکھایا تو شائنس ختم ہو گئی. یہ چیز میرے کو ابھی بھی اپنی زندگی میں کام آتی ہے. اچھا. مطلب مجھے بولتے ہوئے کبھی اگر میں غلط بھی بولوں سیکھنے مجھے جھجک نہیں ہوتی ہے. میں ضرور بولتی ہوں اگر میں غلط بولوں میں سیکھوں گی، کیونکہ سیکھنا تو انسان کو قبر کے دم تک ہے. پر میں کبھی بھی بولنے سے گھبرائی نہیں، جسٹ بیکاز آف یہ جو ایکسپوجر مجھے دوردرشن ریڈیو کشمیر سے ملا. یہ چیز میں باہر گئی، میں نے باہر بھی مجھے لگتا ہے بہت سارے ایسے پروگرامز ہوں گے ہمارے چندی گڑھ پنجاب یونیورسٹی میں جن کا میں ایز اینکر رہی ہوں. اچھا. تو ہاں بالکل میں نے وہاں پہ بھی یہ چیز میرے کو وہاں پہ بھی کام آئی. میرے کو یہ چیز ہر فیلڈ میں، میرا انٹرویو ہوا تو میرے کو وہاں پہ بھی یہ چیز کام آئی. آپ کو ایک بولنے کی تمیز آ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے اپنا لیکچر ڈیلیور کرنا ہے. وہ چیز برقرار ہے مجھ میں. ابھی بھی میں سیکھ رہی ہوں بہت کچھ، لیکن وہ چیز کا مجھے بہت فائدہ رہا ہے. میں باہر رہی، انٹرویوز ہوئے، سلیکشن ہوئی، تو وہاں ڈفرینٹ پروگرامز میں مطلب کام کیا، یا اینکرنگ ہو گئی یا ڈفرینٹ پروگرامز میں گئی، یا وہاں پہ بھی جتنے بھی الگ الگ فیلڈ رہے، ڈبیٹ رہا یا باقی چیزیں رہیں، اس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا جسٹ بیکاز آف جو یہاں سے ملا مجھے. یہ سٹھے اہم کت پن بچن کت کران ایکسپوجر دن پن بچن ہز بہتری ہز کت کران کوشش کران تم پرنوک جان سکولن مز کوشش یہ کران سوزوک تم جان ٹیوٹر نش تاکہ تم ہیکن ٹھیک پہ سبق پرت. مگر اخ اہم کت یت کن توجہ دن ضرورت، حالانکہ آج کل کس دورس مز وچان سوشل میڈیا پہ ایڈس تہ پاپ اپ گژھان یت مز ون اگر تھی یسان پن بچہ بیٹر کمیونکیٹر بنانے خاطر کیا پز تہ کرن. مے باسان تمہیں شروعات گھر پہ گژھان. ساروی کھت زیادہ اہم کت یہ یت کن توجہ مبذول کرنے ضرورت زِ پنن بچن اگر تم کن سات کت کران اگر تم چیز غلط تہ ونان اس پزن تم ڈسکریج کریں کی، اس پزن تم انکریج کریں. تکیاز اگر سہ آز چیز غلط ون پتہ رکوین تو یکدم سہ تو ون تم ژےٚ پتہ کتھے کریں، تم پتہ کر سہ واریاہ ہراس کت کرنس. اس لیے مے باسان ضروری زِ اگر تھی واقعی یژھان چھو زِ تہند بچہ ییٚلہِ پگہہ بوڑ گژھِ سہ ہیٚکہِ بیٹر پٲٹھۍ کمنِکیٹ کٔرِتھ پنٕنۍ کتھ باقین تامتھ واتنٲیِتھ. یِتھ پٲٹھۍ افروزا جی تہِ ونان ٲسۍ زِ اکھ جان کمنِکیٹر آسنہٕ سۭتۍ کۭتیاہ فٲیدٕ آیہِ یِمن پوٗرٕ زندگی منٛز، پنُن کیریَر بناونس منٛز تہِ گوٚو یِمن اَمہِ سۭتۍ واریاہ مدد. اکھ سٮ۪ٹھٕے اہم کتھ چھِ یہِ زِ پنٕنۍ بچہِ ژھٹہِ بٹہِ کڑنہٕ خٲطرٕ أسۍ دِمو تِمن موقعہٕ زِ تِم آسن بولان. حالانکہِ پرایویٹ سکوٗلن منٛز یِم بٔڑۍ پرایویٹ سکوٗل چھِ تتہِ چھُ میلان موقعہٕ، تتہِ چھِ آسان کو کیرِکیولر ایکٹیوٹیٖز تَمہِ قٕسمٕچ، تتہِ چھِ ڈِبیٹس آسان، تتہِ چھِ سیمینارز آسان، تتہِ چھُ بچن میلان انٹریکٹو سیشنن منٛز کتھ کرنُک، تتہِ چھِ بچہِ نیران ژھٹہِ بٹہِ. مگر سرکٲرۍ سکوٗلن منٛز یِمن منٛز زن سٲنۍ بیشتر بچہِ پران چھِ، خاص کر گٲمی علاقن منٛز، تتہِ چھُنہٕ بچن یہِ موقعہٕ میلان کینٛہہ. اس لیے چھِ مےٚ باسان تِمن وۄستادن پٮ۪ٹھ یہِ ذمہٕ دٲری عٲید سپدان زِ تِم دِن یِتھٮ۪ن بچن موقعہٕ زِ تِم کرن کتھ، تِمن مِلہِ اکھ ایکسپوجر. تمن یُس سُہ ڈر آسان چھُ، فوبیا آسان چھُ، مائک فوبیا چھُ آسان، سٹیج فرائٹ چھُ آسان، تم مز نیران. بالکل صحیح کت فرمو تھی. اسی سلسلے میں ایک اور چیز جاننا چاہیں گے آپ سے افروزہ جی. اگر ہم بات کریں ایکسپوجر کی اور اپرچونیٹیز اور پلیٹ فارمز کی، اگر ہائر ایجوکیشن کو اس میں انوالو کرے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی کشمیر ریجن کے یا جموں کشمیر پورے خطے کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ نیشنل انٹرنیشنل اسکالرشپس اویل کرتے رہتے ہیں باقی فیلڈس میں، چاہے سائنس ہو، چاہے میتھمیٹکس ہو، یا پھر چاہے جس فیلڈ سے میں آتی ہوں جرنلزم اس فیلڈ میں بھی. میوزک کے حوالے سے اگر بات کریں تو کتنی اپرچونیٹیز ہیں نیشنل انٹرنیشنل اسکالرشپس کی ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور کتنا ان کا گول رہتا ہے کہ وہ اس کو ایک اس بین الاقوامی درجے پہ میوزک کو سیکھ سکے؟ جہاں اسکالرشپس کی بات ہے، یہ ہر فیلڈ میں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہاں اٹ ڈیپینڈس آن کہ آپ کا میرٹ کتنا ہے، وہ چیز میٹر کرتا ہے.
मुझे लगता है म्यूजिक फील्ड को लेके अगर बाहर भी बच्चे पढ़ने जाते हैं वो तो स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकते हैं, बशर्ते कि उनमें वैसी चीज हो, वो मादा हो। जी। यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाह रही थी आपकी इसमें। आपने कहा यहाँ पे पेरेंट, टीचर के साथ साथ पेरेंट्स का भी एक अहम रोल रहता है बच्चों को बूस्ट करने का। अक्सर हमारे पेरेंट्स यहाँ पे ऐसा करते हैं कि बच्चों को सिर्फ एक ही चीज दायरे में रखते हैं, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के अलावा आपको मुंह कहीं नहीं करना है। मुझे लगता है जैसे आपने कहा एक्टिविटीज करना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप डिफरेंट एक्टिविटीज में, करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप अपने आप में वो चीज नहीं पाएंगे, उनमें वो शाइनेस रहेगी। रही बात स्कॉलरशिप की, वाकई में स्कॉलरशिप को अवेल किया जा सकता है, करते हैं लोग जिनकी मतलब मेरिट अच्छी हो। जी वो बिल्कुल करते हैं, बाहर स्कॉलरशिप्स उनको हेल्प करती है। मैं जानना चाह रही थी कि जो म्यूजिक के हवाले से हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्या उनका गोल रहता है कि हम लोग बाहर जाएं और इसको एक आला दर्जे पे इसको सीखें, और फिर क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हमारे स्टूडेंट्स एक अच्छे दर्जे पे इसको सीखेंगे फिर वो वापस आके यहाँ पे सिखा सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि आपने कहा कि बहुत मुश्किल है ये म्यूजिक को समझना और सीखना। तो इस सिलसिले में कितना उनका रुझान है, गोल कितना, गोल ओरिएंटेड कितना है यहाँ? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना यहाँ से बीम यूज करके फिर आगे डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं। जी। डिफरेंट स्टेट्स में वो फिर बेसिक नॉलेज इस्तेमाल करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। उनका गोल भी रहता है कि अगर बशर्ते कि उन्होंने अपना माइंड सेटअप पहले से बनाया होता है तो वो बाहर सीखते हैं, उनके बेसिक चीज़ों में जाते हैं, वो चीज़ सीख के आते हैं, तो फिर वो नेशनल इंटरनेशनल पे गाते भी। जी। इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे बच्चे यहाँ से गए हुए जो गाते हैं, स्टेट लेवल पे भी डिफरेंट स्टेट्स में जो गाते हैं, जिनका नाम बाहर भी है, यहाँ पे भी आप खुद भी देखती होंगी मतलब सोशल मीडिया पे कि कितने सारे बच्चे यहाँ पे हैं जो बाहर गाते हैं, जो मुंबई में भी है, डिफरेंट स्टेट्स में, इवन मुझे लगता है आउट ऑफ कंट्री में भी गाते हैं। इवन अभी आपने जैसे मोहम्मद सईद, बिलाल रिफाई, वो भी उन्होंने भी डिफरेंट कंट्रीज में गाया है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ ये है ना कि उन्होंने अपना एक गोल सेट किया हुआ है। उन्होंने कुछ चीजें यहाँ से सीखी है, कुछ चीजें बाहर से सीखी है। अब ये चीजें जरूरी है कि मैंने जैसे पहले भी कहा, कबर के दम तक आपको सीखना है। आपको किस माहौल में जाना है, वहां पे क्या चीजें सीखनी है, किस स्टेट में जाना है, वहां पे क्या चीज सीखने को मिलेगी, उन चीजों को सीख के ही इंसान आगे बढ़ता है। ऑलराइट, कई नौजवान हैं हमारी वादी में जिन्हें सोशल मीडिया की वजह से एक पहचान मिली, उन्होंने नाम कमाया, उनके पास उससे पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। ये बताइएगा हमें कि जब आपके पास सीखने के लिए बच्चे आते हैं, आप एक कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती हैं, सिखाती हैं मौसीकी, तो ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहले देखती हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या वाकई ये कल का एक अच्छा सिंगर हो सकता है, अच्छी सिंगर हो सकती है? हमें प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी देनी पड़ती है। दोनों चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम प्रैक्टिकल को नहीं छोड़ सकते, थ्योरेटिकल को नहीं छोड़ पाते। सही। जरूरी बात है कि पहले हम लोग देखेंगे स्वर, उनका स्वर, अच्छा ठीक है, उनकी लाइन, अच्छा, ताल और स्वर का कितना ज्ञान है जी, उसके बाद वो कितना समझते हैं, वो चीजों को हमको ध्यान में रख के ही आगे बच्चों को एडमिशन देना पड़ता है म्यूजिक में। अच्छा जी, और बच्चे भी वही आते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज होती है इस बारे में कि हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक। वही बच्चे आते हैं कि आई डोंट थिंक सो कोई इक्का दुक्का बच्चा होगा जो गलती से उस फील्ड में चला जाए और बाद में मुझे लगता है कि वो बीच में से ही निकल जाता है। लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है बच्चा वही ऑप्ट करता है म्यूजिक जिसमें वो चीज, वो मादा हल्का सा हो, उसको ताल की रिदम की नॉलेज हो, उसको स्वर की नॉलेज हो, जो घर में गुनगुनाता हो, और उसको लगता हो कि अगर मुझे बोलते हैं आप अच्छा कर रही हैं इसमें, आप अच्छा कर रहे हो इसमें, तो वही आगे जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, थोड़ा सा हमें आगाह करें अपने डिपार्टमेंट के बारे में, जिस कॉलेज में अभी आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। एक तो वोकल्स की तरबियत आप देती हैं, लेकिन इसके बाद कई इंस्ट्रूमेंट्स जो है जो बाद में हमारे मौसीकार या जो हमारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बजाते हैं, क्या उसकी भी वहाँ तरबियत होती है? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की जहाँ पे बात करें तो वहाँ पे सिर्फ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को लेके सिर्फ सितार की क्लास होती है, क्योंकि वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में आता है। अब बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं कि हमें जी गिटार सीखना। हाँ, गिटार का तो सभी को बड़ा शौक है, एक जमाने वो है, वो तो वेस्टर्न है तो वो वहाँ पे नहीं सिखाते, लेकिन अलग इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे वो सीखते हैं। लेकिन हमारे अगर इंडियन क्लासिकल की बात करें तो वहाँ पे वोकल के साथ साथ सितार की भी नॉलेज दी जाती है और बीच में तबले की भी नॉलेज। अच्छा, आपने कहा कि इंटरेस्ट है बच्चों का तब वो आते हैं। हम अगर हर फील्ड की बात करें तो इंटरेस्ट
काफ़ी ज़रूरी है, जैसे आपका इंटरेस्ट था और आप इसमें आए और आज आप माशाल्लाह से एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो कितना ज़रूरी है माँ बाप को भी समझना और हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी ये समझना कि बच्चों का जब तक इंटरेस्ट ना हो किसी फील्ड में तब तक उन्हें ना धकेला जाए उस फील्ड में, तो कितना ज़रूरी है, आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, साइंस देना चाहता है अपने बच्चे को, पर वो साइंस में इंटरेस्टेड नहीं है, मान लीजिए 5 मिनट के लिए वो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, जहां वो धक्के से साइंस पढ़ेगा, धक्के से पास करेगा, पास कर भी लेगा माँ बाप की वो ख्वाहिश की वजह से, वहां अगर एक तो पढ़ाई, एक तो मेहनत, एक तो इंटरेस्ट, वहां डबल बूस्ट मिलेगा। सही है। तो ऑब्वियसली एक इंटरेस्ट को करते हैं, एक अपने मेहनत को प्लस करते हैं, तो वहां पे वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है हाँ, माँ बाप को जरूरी ये समझना है कि पहले बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। अगर आप चाहते हो, माँ बाप किसी बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहेगा, बट इंटरेस्ट को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे आपका बच्चा आगे बढ़ सकता है, वो खुशी खुशी उसमें और ज्यादा तरक्की कर सकता है एज कम्पेयर टू जो आप उसको कंपेल करके थमा देंगे। ये मुझे लगता है उसमें उस बच्चे के लिए इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। राइट। जिंदगी के इस मोड़ पे जहां आपके हिस्से में कई अचीवमेंट्स हैं, कैसा महसूस होता है? पीछे मुड़ के देखती हैं, कई चीज़ों का इंसान को मलाल भी होता है, कई चीज़ों का इंसान को अफसोस भी होता है। आपकी लाइफ में कितना इत्मीनान है? मुझे इत्मीनान तब होता, अभी रिसेंटली मुझे कुछ प्रोग्राम्स करने पड़े, मैं बच्चों के साथ तकरीबन उस प्रोग्राम से रिलेटेड अदर देन क्लासेस जुड़ी रही, तकरीबन 1-2 हफ्ते से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ पे एक जो माहौल बन जाता है, तो वो टीम वर्क होता है। मैं बोलूँगी मैंने प्रोग्राम करवाया तो बहुत अच्छा हुआ तो क्रेडिट गोज टू मी ओनली, नहीं, नॉट एट ऑल। बच्चे अगर मेहनत नहीं करेंगे, बच्चा अगर अच्छा नहीं करेगा, तो मेरा वो करना ना करना एक ही जैसा है। मैंने रिसेंटली एक प्रोग्राम किया वुमेन्स कॉलेज में, बच्चों ने बहुत मेहनत की, मैंने छड़ी भी उठाई बीच में उनको डांटने के लिए, क्योंकि मेरा उनके साथ फ्रेंडली एक रवैया है, नहीं अब मैं यहाँ पे सीरियस हूँ, ऐसा करो वैसा करो। तो उन्होंने जब वो प्रोग्राम अभी स्टेज पे किया, उसके बाद जो अप्रिसिएशन मुझे अपनी फैकल्टी से मिली, ज़ाहिर बात, वो खुशी मुझे मिली, और बिल्कुल वो खुशी मैंने बच्चों के साथ शेयर की, मुझे इतना इत्मीनान हुआ, इतना माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात। काश वक्त होता आपसे और बातें करते, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपको दोबारा दावत देंगे और आपकी मजीद अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े रहे गुड मॉर्निंग जन के प्रोग्राम के शुमारे में हमारे साथ। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम। मैं इजाजत भी तो खुदा सवाल। अल्लाह हाफ़िज़।